हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, संप्रेषण के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि कम्युनिकेशन। संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण की अर्थ, संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण की विशेषताएं तथा संप्रेषण के प्रकार आदि सभी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अभी हमने आगे ही देखा था, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। कम्युनिस शब्द का अर्थ है जानना या समझना। आप ये जो छोटे छोटे में, जैसे कम्युनिकेशन शब्द हमारा है लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से है, तथा इसका अर्थ क्या होता है, जानना या समझना। आप इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा तथा नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सारे आजकल ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट शब्द को कॉमन शब्द से लिया गया है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि कम्युनिस्ट शब्द जो हमारा है वो कॉमन शब्द से लिया गया है। ओके, संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्तियों में सामान्यतया या कॉमन बना देना। ठीक है, इतना क्लियर है। इस प्रकार संप्रेषण या संचार शब्द से आशय है तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि को भेजना या समझना। ठीक है, इतना क्लियर है। संप्रेषण या संचार, इसे संचार भी हम कहते हैं। संप्रेषण या संचार शब्द से आशय है तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि को भेजना या समझना। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। इस प्रकार संप्रेषण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। इसे आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में संप्रेषण क्या है, ऑप्शन में देगा द्विमार्गीय प्रक्रिया, तो आप द्विमार्गीय प्रक्रिया पर टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं संप्रेषण क्या है, एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, जिसके लिए आवश्यक है कि यह संबंधित व्यक्तियों तक उसी अर्थ में पहुँचे जिस अर्थ में संप्रेषणकर्ता ने अपने विचारों को भेजा है। ओके, इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। यदि संदेश प्राप्तकर्ता संदेशवाहक द्वारा भेजे गए संदेश को उस रूप में ग्रहण नहीं करता है तो संप्रेषण हमारा पूरा नहीं माना जाएगा। ओके, अतः संप्रेषण का अर्थ विचारों तथा सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार पहुंचाना है कि वह उसे जान सके तथा समझ सके। ओके, इतना क्लियर है। आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, 5 सेकेंड का आपको टाइम मिलेगा। स्क्रीनशॉट लेते हुए हम लोग साथ में चलेंगे। ओके, अब हम देखते हैं संप्रेषण की परिभाषा। परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसीलिए हम एक आध परिभाषा ज़रूर देख लेते हैं। एडविन बी फिलिप्पो के शब्दों में देखते हैं इन्होंने संप्रेषण को क्या कहा है। ओके, तो एडविन बी फिलिप्पो ने संप्रेषण के लिए क्या कहा है, संदेश संप्रेषण या संचार अन्य व्यक्तियों को इस तरह प्रोत्साहित करने का कार्य है जिससे वह किसी विचार का उसी रूप में अनुवाद करे जैसा कि लिखने या बोलने वाले ने चाहा है। ठीक है, अतः संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत विचारों, सूचनाओं, संदेशों एवं सुझावों का आदान प्रदान चलता है। ये किसने कहा है, एडविन बी फिलिप्पो। आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो अगर ये ऑप्शन में आ जाए तो आप इसे सही टिक कर सकें। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं संप्रेषण की विशेषताएं। पहला जो है, अभी हमने ऊपर समझा संप्रेषण क्या है, एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। इसे आप न भूलिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। दूसरा हमारा पॉइंट जो है, संप्रेषण का लक्ष्य संबंधित पक्षकारों तक सूचनाओं को सही अर्थ में संप्रेषित करना होता है। ओके, इतना क्लियर है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा, संप्रेषण द्वारा विभिन्न सूचनाएं प्रदान कर पक्षकारों के ज्ञान में अभिवृद्धि की जाती है। 4 पॉइंट, संप्रेषण का आधार व्यक्तिगत समझ और मनोदशा होती है। 5 पॉइंट जो हमारा है, संप्रेषण में दो या अधिक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसा कि हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, संप्रेषण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। इसे तो आप मत ही भूलिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है। ओके, तो संप्रेषण में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने
उनका आपस में आदान प्रदान उनके विचारों का होता है। ठीक है, संप्रेषण वैयक्तिक और अवैयक्तिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। ओके, हमारा 6 पॉइंट जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब 7 पॉइंट पे आते हैं। संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमें पता है, संप्रेषण यानी कि संचार, और संचार जो हमारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये निरंतर चलती रहती है, तो ये क्या हो जाएगी, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, 8वां पॉइंट जो हमारा है वह है संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है जो प्रेषक से प्रारंभ होकर प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्ति के बाद प्रेषक पर ही समाप्त हो जाती है। अभी संप्रेषण के लिए एक चक्र आगे दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं, अच्छे से काफ़ी समझ में आ जाएगा उस चक्र के माध्यम से आपको संप्रेषण। ये वाला जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है जो हमारे एक प्रेषक से अगर होकर ये प्रारंभ होता है तो प्रतिपुष्टि जो हमारा फीडबैक है वो प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हुए सीधा फिर प्रेषक पर ही समाप्त हो जाती है। प्रेषक से शुरू होकर प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हुए और प्रेषक पर ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये 8वां पॉइंट हो जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अभी आगे एक चक्र दिया हुआ है, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो चक्र काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 9वां जो हमारा पॉइंट है वह है संप्रेषण में संकेत, शब्द व चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं संप्रेषण क्रियाओं का वो व्यवस्थित क्रम व स्वरूप जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समूह दूसरे समूह को, एक विभाग दूसरे विभाग को, एक संगठन बाहरी पक्षकारों को विचारों, सूचनाओं, भावनाओं व दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करता है, संप्रेषण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आपको इतना अभी तक जो बताया गया वो समझ में आ रहा हो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कमेंट बॉक्स देख के और जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान कर सकूँ। ठीक है, और गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो को नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम आगे देखते हैं। संप्रेषण एक निरंतर चलने वाली नैतिक प्रक्रिया है तथा कभी न समाप्त होने वाला संप्रेषण चक्र संस्था में निरंतर विद्यमान रहता है, और इसका चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा है कि संप्रेषण क्या हमारा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अभी ऊपर भी हमने ये पॉइंट पढ़ा था, 8वें पॉइंट में पढ़ा था। ठीक है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है संप्रेषण, द्विमार्गीय प्रक्रिया है। ये दोनों हम लोग एकदम ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर चित्र द्वारा समझाया गया है वो एक बार हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अभी हमने 8वें पॉइंट में क्या समझा था कि प्रेषक यानी कि जो संप्रेषणकर्ता हमारा होता है, जो प्रेषक होता है यानी कि संप्रेषणकर्ता हमारा होता है, उसी से हमारा संप्रेषण प्रारंभ होता है तथा प्रतिपुष्टि जो है वो प्राप्त करते हो। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हुए वो सीधा फिर आकर हमारे प्रेषक पर ही समाप्त भी हो जाता है। अभी ये हमने 8वें पॉइंट में समझा था। तो यहाँ पर हम एक बार चक्र के माध्यम से देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार अवश्य ले लें ताकि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन, तो हम लिख सकें। ठीक है, तो आप इसे भी चार्ट में बनाएंगे अगर इसे, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं प्रेषक जो हमारा संप्रेषण करता है उसके माध्यम से संदेश जारी होता है। ठीक है, माध्यम होता है एक हमारा, और यहाँ से ये देखते हैं आप संप्रेषण प्रक्रिया चालू है, प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं अभी जैसा कि हमने आगे समझ रखा है ऑलरेडी, और प्रतिपुष्टि जो हमें फीडबैक मिलता है, फीडबैक प्राप्त करते हुए सीधा वो फिर प्रेषक पर ही आकर समाप्त हो जाता है। ये है हमारा संप्रेषण प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा चित्र प्रदर्शित है, आप इसे समझ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। संप्रेषण संगठन के व्यक्तियों एवं समूहों का वाहक एवं विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। ओके, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश का भेजने वाला संदेश के प्रवाह के माध्यम का प्रयोग करता है। यह माध्यम लिखित, मौखिक, दृश्य अथवा सुनने के लायक होता है। संप्रेषण माध्यम का चयन संप्रेषण के उद्देश्य, गति एवं प्राप्तकर्ता की परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। जैसा कि हमने अभी ऊपर समझाया, ये सारे पॉइंट लगभग वही हैं। ठीक है,
अब हम आगे देख लेते हैं। संप्रेषण माध्यम का चुनाव करते समय संदेश संवाहक यह ध्यान रखता है कि उसे कब और क्या संप्रेषित करना है। ठीक है, संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश को प्राप्त करता है, उसकी विवेचना करता है तथा अपने अनुसार उसे ग्रहण करके उसका अपेक्षित प्रत्युत्तर प्रदान करता है। जैसे हमें पता है, हम कोई भी अपनी बात, अगर जैसे आप मुझे और अपने आप को एग्जाम्पल में लेते हैं, मैं अपनी बात आप तक क्या कर रही हूँ, पहुंचा रही हूँ। संप्रेषण, ये हम संप्रेषण करता हो गए, आप तक मेरा संदेश जा रहा है। ठीक है, आप उसे सुन रहे हैं और वैसा ही समझ रहे हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है या अगर ऐसे है तो आप प्रत्युत्तर भी प्रदान करते हैं। ये हो जाएगा हमारा संप्रेषण। ओके, अतः संप्रेषण प्रक्रिया को समझने में मुख्य आधारभूत 5 प्रश्न शामिल होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे संप्रेषण प्रक्रिया को समझने के लिए मुख्य आधारभूत जो 5 प्रश्न हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कौन, कोई एक व्यक्ति, कौन का मतलब कोई एक व्यक्ति तो होता ही है, प्रेषक तो होगा ही, जो अपने संदेश को यानी कि संचार को, संप्रेषण को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाएगा। ठीक है, संप्रेषण करेगा। हूँ मतलब कौन, से वाट वो क्या कह रहा है या क्या कहा उसने, टू whom किसको कहा, whom से what, टू whom कौन मतलब कि कौन क्या कह रहा है और किसको कह रहा है। ठीक है, थ्रू विच चैनल किस माध्यम द्वारा कह रहा है तथा किस प्रभाव के साथ कह रहा है। ओके, ये है हमारे संप्रेषण की प्रक्रिया। इसके लिए आधारभूत जो 5 प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप इतना आपको अभी तक जो समझाया गया है वो आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब हम आते हैं संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों पर। यानी कि कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसके प्रमुख कुछ तत्व होते हैं। तो हम देखते हैं संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। डेविड के बार्लो के अनुसार सुविधा तथा समझ की दृष्टि से संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य तत्व हैं। ये किसके द्वारा हैं, डेविड के बार्लो। ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने शॉर्ट में ऐसे ही समझाया है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसीलिए आप उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे तथा स्क्रीनशॉट अवश्य लेते चलेंगे, ताकि आपको आगे अगर कुछ होता है दिक्कत तो समस्या न आए। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला जो हमारा इसमें पॉइंट है, विचार या आइडिया है। किसी संदेश को प्रेषित करने से पूर्व उस संदेश वाहक के मस्तिष्क में उस संदेश के संबंध में विचार की उत्पत्ति होती है, जिससे वह उसके प्राप्तकर्ता को प्रेषित करना चाहता है। प्रत्येक लिखित या मौखिक संदेश विचार की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है। अतः मस्तिष्क में उठने वाला कोई भी उद्वेग जिसे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ बांटना चाहता है, सारांश रूप में उत्पन्न विचार है। अर्थात कि इस लाइन का पूरा यही मतलब है कि कोई भी बात जब हम मेरे मस्तिष्क में कोई भी बात हमारे मस्तिष्क में आएगी, विचार एक प्रकार का उठेगा, तभी हम उसे सामने वाले से कहना चाहेंगे। ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे मन मस्तिष्क में क्या आता है, एक प्रकार का विचार आता है जिसे हम सामने वाले को प्रेषित करना चाहते हैं, यानी कि सामने वाले से कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा हो जाएगा वो होगा विचार। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड जो हमारा हो जाएगा पॉइंट वह हो जाएगा प्रेषक। ठीक है, प्रेषक संप्रेषणकर्ता या संदेश देने वाले व्यक्ति को कहते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा कि प्रेषक जो संप्रेषणकर्ता होता है या संदेश देने वाला व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेषक कहते हैं। इसके द्वारा संदेश का प्रेषण किया जाता है। संप्रेषक संदेश द्वारा प्रापक के व्यवहार को गति प्रदान करने वाली शक्ति यानी कि ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, अभी हमने क्या ऊपर समझा, कोई भी कार्य करने से पहले हमारे मस्तिष्क में एक विचार आता है, फिर वो एक प्रेषक होता है जिसके माध्यम से वह प्रेषक यानी कि संप्रेषणकर्ता संदेश देने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रेषक। अभी हमने ऊपर समझा हुआ है। उसके माध्यम से वो विचार जो उसके मन मस्तिष्क में आता है वो दूसरे व्यक्ति को वो विचार प्रदान करता है, यानी कि प्रेषण करता है दूसरे व्यक्ति को, मतलब उसके तक वो संदेश पहुँचाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, प्राप्तकर्ता।
थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, प्राप्तकर्ता। संप्रेषण में दूसरा महत्वपूर्ण पक्षकार जो है संदेशक प्रापक है। पहला हमारा है प्रेषक, ठीक है, जो संदेश को देता है, तथा दूसरा कौन है, प्राप्त करता है, यानी कि जो संदेश को प्राप्त करता है। जैसा कि अगर हम प्रेषक हो गए, अब मेरे संदेश को, जो हम अभी संदेश आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, पहले इसके लिए मेरे मन में एक विचार आया, चलो संप्रेषण, जैसे हम संप्रेषण टॉपिक को ही लेते हैं, पहले मेरे मन में एक विचार आया कि चलो हम संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन टॉपिक जो आज हमारा है उसे हम पढ़ाते हैं, उसे हम कवर करते हैं, ठीक है। फिर मेरे मन में जो विचार आया वो प्रेषक हो गए हम, प्रेषक यानी कि संप्रेषणकर्ता। अब हम ये अपना संदेश जो है आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, और आप सुन रहे हैं, और जिस उम्मीद से, जिस होप से, और जो हम आपको देना चाहते हैं उस उम्मीद से हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं, तो आप उसे प्राप्त कर रहे हैं उसी अर्थ में, जिस अर्थ में हम आपको देना चाह रहे हैं आपसे, उसी अर्थ में वो संप्रेषण आप सीख रहे हैं, ठीक है, संप्रेषण टॉपिक सीख रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, प्राप्तकर्ता हो जाएंगे, ठीक है। तो आप दूसरा महत्वपूर्ण पक्षकार जो है संदेशक प्रापक है, यानी कि आप हो जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। यह पक्षकार संदेश को प्राप्त करता है, जिसके बिना संदेश की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। अर्थात कि अगर हम अपना संप्रेषण कर रहे हैं, संचार दे रहे हैं, आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं, और आप इसे प्राप्त नहीं करते हैं, मतलब कि यह संदेश प्रक्रिया जो है वह पूर्ण नहीं है, ठीक है, ये हम सभी को पता है। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट है, संदेश क्या होना चाहिए। तो अब हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाएगा संदेश। संदेश में सूचना, विचार, संकेत, दृष्टिकोण, निर्देश, आदेश, परिवेदना, सुझाव आदि शामिल हैं। यह लिखित, मौखिक, शाब्दिक अथवा सांकेतिक होता है। एक अच्छे संदेश की भाषा सरल, स्पष्ट तथा समग्र होनी आवश्यक है। कोई भी चीज़ अगर संप्रेषणकर्ता आप तक संदेश पहुंचा रहा है तो संदेश का होना तो अति आवश्यक है ही, और इसके लिए एक अच्छे संदेश के लिए भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो हमारा संदेश है वह लिखित, मौखिक, शाब्दिक, सांकेतिक ये हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो है फीडबैक आता है, प्रतिपुष्टि या पुनर्निवेश भी इसे कहते हैं, इसे हम देख लेते हैं। जब संदेश प्रापक द्वारा संदेश को मूल रूप से अथवा उसी दृष्टिकोणानुसार समझ लिया जाता है जैसा कि संदेश प्रेषक संप्रेषित करता है, तब संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के संबंध में की गई अभिव्यक्ति का ही प्रतिपुष्टि कहते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर समझ रखा है, ठीक है। अभी जैसा हमने ऊपर समझा है वही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। इतना क्लियर है? आई होप जितना अभी तक समझाया गया वो आपको समझ में आ रहा हो, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ओके। पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का निवारण किया जाए, ठीक है। अभी हम आगे देख लेते हैं, इससे हम एक बार इसको भी देख लेते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया। ये भी आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर और बना सकते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया, सबसे पहले प्रेषक, अभी हमने ऊपर समझाया कि प्रेषक होना चाहिए, कोई संदेश होता है, संकेत का भाव क्या होता है वो हम देखते हैं, प्राप्तकर्ता तो एक दूसरा पक्ष होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। निहित भाव क्या होता है, निहित भाव को समझना, यानी कि जैसा प्रेषक का निहित भाव रहा है वैसा प्राप्तकर्ता ने समझा है, और इसके बाद जो हमारा आ जाएगा संदेश आ जाता है, उस हिसाब से जैसा निहित भाव से प्रेषक ने अपनी बात को, संदेश को पहुंचाया है, प्राप्तकर्ता ने सेम उसी भाव से समझा है, और उसके बाद प्रतिपुष्टि मिलता है, उसे प्रतिपुष्टि देता है। फिर वह प्रेषक, अभी हमने 8वें पॉइंट में जो ऊपर समझा था, प्रेषक तक फिर वही आकर समाप्त हो जाता है। फीडबैक प्राप्त करने के बाद प्रेषक से प्रारंभ होकर फीडबैक प्राप्त करता है, और फीडबैक प्राप्त करने के बाद प्रेषक पर ही जाकर समाप्त हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अभी हम आगे देख लेते हैं, एक मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संप्रेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं, ओके। अब हम आते हैं संप्रेषण के प्रकार पर, इसे हम देख लेते हैं एक बार कि संप्रेषण के कौन कौन से प्रकार हैं। संप्रेषण के प्रकार यानी कि संप्रेषण कितने प्रकार के हैं वो देखते हैं। पहला जो हमारा हो जाएगा मौखिक संप्रेषण। अभी हमने ऊपर देखा था कि संप्रेषण जो हमारा है मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है, शाब्दिक भी हो सकता है, ओके। तो वही हमारे संप्रेषण के प्रकार में आ जाएंगे, लेकिन एक बार आप पॉइंट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा मौखिक संप्रेषण, दूसरा लिखित संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, अधोमुखी संप्रेषण, ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण तथा
क्षैतिज संप्रेषण। ये हमारे क्या हो जाएंगे, संप्रेषण के ये सभी प्रकार हैं। ओके, ये सभी संप्रेषण के प्रकार हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अभ्युदय क्लासेस यूपी को, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दें। थैंक यू।